हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशियोलॉजी। आज हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे सोशियोलॉजी आज ए डिसिप्लिन एमर्ज होने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कैसा क्या रोल रहा। तो रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। चलिए हम मेन पॉइंट को हाईलाइट करके इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन agrarian and handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacturing. First started in England, then to different parts of Europe, and finally diffused into Afro-Asian countries. तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो सोशल चेंज हुआ, वही सोशल चेंज मतलब सोशियोलॉजी आज ए डिसिप्लिन इवॉल्व होने में मदद किया है, मतलब रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। तो कैसे किया है हम डिटेल में पॉइंट वाइज देखते हैं। पहले है द फैक्ट्री सिस्टम, प्रोडक्शन शिफ्टेड टू फैक्ट्री। इससे पहले क्या होता था कि हाउस होल्ड में जो प्रोडक्शन होता था वो हाउस होल्ड बेस्ड प्रोडक्शन हुआ था। आप जानते हैं कि इसे कास्ट सिस्टम में सोच लीजिए कारपेंटर हुआ, ब्लैक स्मिथ हुआ, ये सब हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्री टाइप का हुआ ना, कि वो प्रोडक्शन हाउस होल्ड में होता था। फैमिली के सारे सदस्य इसमें इन्वॉल्व होते थे, तो हाउस होल्ड प्रोडक्शन होता था। जैसे आपका क्या बोलते हैं, ये जो वेबर हुआ जो कॉटन से कपड़ा सिलाई करते हैं, तो इस टाइप का हाउस होल्ड प्रोडक्शन अब नहीं रहा। जो स्टीम इंजन निकल के आया, तो स्टीम इंजन के कारण जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डेवलप हुआ, तो फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ, तो प्रोडक्शन अब फैक्ट्री को शिफ्ट हुआ, फैक्ट्री प्रोडक्शन करने लगा। तो राइज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, जो पहले बेसिकली मेनली गांव में क्या होते थे, मेनली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। वो तो छोटा मोटा जैसे, मतलब वो तो आप सोच लीजिए कॉटन है कि इंडस्ट्री, मतलब हाउस होल्ड में प्रोडक्शन होता था कपड़ा, लेकिन वो तो एग्रीकल्चर हुआ ना, तो कॉटन एग्रीकल्चर है, तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते थे एग्रीकल्चर में, गांव में विलेज में रहते थे और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे। तो जब फैक्ट्री को शिफ्ट होने लगा प्रोडक्शन, तो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन से लोग ने इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन को शिफ्ट किया, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, डिस्गुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो इसके वजह से, और यहाँ कि परमानेंट जॉब मिलेगा, हर दिन जॉब मिलेगा, इसलिए इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन डेवलप हुआ। और क्या हुआ, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। जो मेन फीचर्स है, जैसे आइडिया ऑफ फ्री मार्केट है ना, यहाँ डिमांड और सप्लाई, ये जो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई को बेस करके मार्केट में एक्सचेंज होगा, जो आइडिया फ्री मार्केट है ना। तो ये फ्री मार्केट में लेबर भी एक कमोडिटी के हिसाब से कंसीडर किया गया। लेबर इज कंसिडर्ड एज ए कमोडिटी व्हिच कैन बी सोल्ड इन द फ्री मार्केट। तो ये हुआ कि लेबरर ने फ्रीली उसका लेबर पावर सेल कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ वेजेस। और क्या हुआ, इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसी। कैपिटलिज्म ग्रो किया, तो फैक्ट्री सिस्टम या प्रोडक्शन में इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, तो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव क्लास, इसको ये एक हायरार्किकल ऑफिसर्स, हायरार्किकल मैन, जैसे सुपरवाइजर, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव क्लास, ये सब डेवलप होने लगा, तो इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसी डेवलप किया। और एक कंसेप्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिजर्व्ड आर्मी। इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी क्या है, जितना लेबरर जरूरत था
इंडस्ट्री को, उससे ज़्यादा लेबरर्स आने लगे गांव से शहर या एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन को। तो ज़्यादा लेबरर्स अवेलेबल हुए तो कैपिटलिस्ट का मोनोपोली होने लगा। तो ये जो ज़्यादा लेबरर्स आ गए ना, तो उनको कैपिटलिस्ट ने इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी की तरफ माना। तो जब चाहे जैसे चाहे मनमानी करने लगा कैपिटलिस्ट क्लास ने। तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे जानेंगे डिटेल में। और कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन क्या है कि जैसे लेबर पावर, लेबरर का लेबर पावर फ्री मार्केट में आज एक कमोडिटी सेल होगा। तो आज एक कमोडिटी सेल होगा तो लेबर सेल होगा इन एक्सचेंज ऑफ वेजेस। तो इसके बाद लेबरर का कोई डिमांड नहीं रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर, और उसका कुछ भी रोल नहीं रहेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, और वो काम करेगा, इतना घंटा काम करेगा तो उतना घंटा उसका नहीं रहेगा, और उस टाइम में वो किसी उसका फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ भी रिलेशन नहीं रहेगा। तो बेसिकली 4 टाइप का एलिनेशन प्रोसेस हम देखते हैं। क्या है? एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट फर्स्ट, सेकंड है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, और थर्ड है एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, एंड फोर्थ है एलिनेशन फ्रॉम द फेलो ह्यूमन बीइंग्स। बाद में हम डिटेल में एलिनेशन के ऊपर एक टॉपिक करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अर्बनाइजेशन। तो जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ, तो इंडस्ट्री जो फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, तो वो एक कहाँ होगा? एक अर्बन एरिया में होगा, अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ। तो राइज ऑफ सिटीज, तो सिटीज डेवलप हुआ, और वहाँ क्या हुआ ना, रूरल अर्बन माइग्रेशन हुआ। रूरल से अर्बन लोग आने लगे काम पाने के लिए, है ना। तो ओवर क्राउडिंग हुआ, ज़्यादा लोग आने लगे, जितना भी ज़रूरत था उससे ज़्यादा लोग आने लगे, तो ओवर क्राउडिंग हुआ। ये जो ओवर क्राउडिंग के वजह से हम देखते हैं कैसे स्लम डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण स्लम डेवलप हुआ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। किसे कैपिटलिस्ट ने मोनोपोली, कैपिटलिस्ट का मोनोपोली रहा ना, जितना लेबरर्स चाहिए था उसे ज़्यादा लेबरर आने लगे, तो उसका मोनोपोली होने लगा कि वो जैसे चाहे वैसे वो एक्सप्लॉइट करने लगा वर्कर्स को। तो वर्किंग आवर्स था, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सोच लीजिए 14 आवर्स 15 आवर्स, ऐसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता था। और पोर वर्किंग कंडीशन रहता था, वर्किंग कंडीशन एकदम पोर था, और लिविंग कंडीशन भी बहुत पोर था, और वेजेस बहुत लो था, क्योंकि डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलता है फ्री मार्केट में, सो कॉल्ड फ्री मार्केट में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में। तो जितना लेबरर चाहिए उससे ज़्यादा लेबरर आएंगे तो कैपिटलिस्ट मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी अपनाएगा, तो इसलिए उसका वेजेस कम कर देगा कि उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो, कि प्रॉफिट मोटिव ही मेन थिंग है ना कैपिटलिज्म में। और क्या है? चाइल्ड लेबर, जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे तो और ज़्यादा कम पैसे में उनको लेबर मिल जाएगा, तो ये चाइल्ड लेबर भी डेवलप हुआ। बहुत सारे नेगेटिव चीज़ के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ भी आया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप हुआ, कुछ वर्कर्स के भी स्टैंडर्ड डेवलप हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप हुआ। और जो मतलब एग्जीक्यूटिव जैसे मैनेजर हो, एग्जीक्यूटिव क्लास हो, या आपका सुपरवाइजर हो, तो वो एक मिडिल क्लास के हिसाब से एमर्ज किए, तो राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मिडिल क्लास एमर्ज हो गया है ना। तो अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइज ऑफ मिडिल क्लास, ये सब भी। नेक्स्ट है मेटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। राइज ऑफ मेटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, मनी एज ए मोड ऑफ एक्शन। तो कैपिटलिज्म में कंज्यूमरिज्म बहुत बड़ी चीज़ है।
क्योंकि कंज्यूमर को हम अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, जो मशीन प्रोडक्शन हुआ, कैपिटलिज्म में क्या हुआ, मास प्रोडक्शन हुआ, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट उसको आने लगा, तो अट्रैक्ट, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने लगे। आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप खरीद करेंगे, उस टाइप का कल्चर डेवलप होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाइक चढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी ने एक कार ले लिया, तो आप में कुछ ऐसा फील होगा, हम भी एक कार ले लेते हैं, लेकिन आपको इतना ज़रूरत नहीं है फिर भी आप ले लेंगे। यही तो मेटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म का इम्पैक्ट है। तो उस टाइप का मतलब कैपिटलिस्ट आपको अट्रैक्ट करेगा, वो प्रोडक्ट देख के आप भी अट्रैक्ट होंगे कि उसको हम खरीद करें। तो ये जो एक्सचेंज होगा उसका मीडियम इजी हो जाएगा। तो मतलब क्या बोलते हैं, ये मार्केट में ये सारे कारोबार एकदम इजी होगा। तो मनी एज ए मोड ऑफ एक्सचेंज डेवलप हुआ। पहले था बार्टर एक्सचेंज, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में मतलब इंडस्ट्रियल सिस्टम में उस टाइप का जो एक्सचेंज सिस्टम है, बार्टर वगैरह वगैरह, वो तो इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। तो मनी एज ए मोड ऑफ एक्सचेंज डेवलप होगा। नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये जो स्टीम इंजन आया, इसके वजह तो मतलब इंडस्ट्री डेवलप हुआ। बेसिकली पहले जो डेवलप हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुआ, तो स्टीम इंजन से फिर इलेक्ट्रिक, फिर अभी भी सोलर, और कम्युनिकेशन में जैसे टेलीग्राफ, इसके बाद टेलीफोन, फिर इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीज डेवलप हुआ। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ये शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, राइज ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो सोशियोलॉजी आज ए डिसिप्लिन इमर्ज होने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये जो मतलब रूल है, यही है कि एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, और वो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो डेवलप हुआ, ये मेनली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण डेवलप हुआ। तो इसका मेन प्रोपोनेंट कार्ल मार्क्स ही है, ज़्यादा क्रेडिट कार्ल मार्क्स को जाता है। बाकी सारे कार्ल मार्क्स के बाद वो आते हैं ल्यूइस कोजर, राल्फ डारेंडॉर्फ, रेंडल कॉलिन, जॉर्ज साइमल, ये सब आते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, डिफरेंट सिस्टम्स आर वर्किंग बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये है, डिफरेंट सिस्टम्स आर वर्किंग बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑब्वियसली टू डिफरेंट क्लासेस है, एक है जो वर्किंग क्लास, वर्कर्स, एंड सेकेंड इज कैपिटलिस्ट। तो वर्कर्स को मार्क्स ने बोला जैसे प्रोलेटेरिएट, और कैपिटलिस्ट क्या है, बुर्जुआजी। तो प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआजी, इनके इंटरेस्ट अलग है, कंट्राडिक्ट करता है ना। फॉल्स कॉन्शसनेस क्रिएट करता है कैपिटलिस्ट। फॉल्स कॉन्शसनेस के कारण वो ऊपर जाता है और एक्सप्लॉइट करता है लेबरर्स को। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को, है ना। बाकी सारे भी एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर काम किए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ और मार्क्सिज्म इंपॉर्टेंस आने लगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। अदर इफेक्ट्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड पावर टू द वेस्ट। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड पावर टू द वेस्ट। तो पहले एशियन कंट्रीज का भी रूल रहता था, जैसे कॉटन इंडस्ट्री ले लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें इंडिया का, चाइना का इम्पोर्टेंस रहता था। लेकिन ये जो स्टीम इंजन आने के बाद, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद यूरोप में, तो यहाँ से रॉ मटेरियल्स जाता था और वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट आता था एशियन मार्केट इसको। तो वेल्थ और पावर शिफ्ट होने लगा, ट्रांसफर होने लगा वेस्ट की ओर,
है ना। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ तो पोल्यूशन एनवायरनमेंट का मतलब डिस्ट्रॉय किया गया, इस टाइप का सभी इफेक्ट्स दिखने लगा। यही सब था मतलब सोशोलॉजी आज ए डिसिप्लिन इवॉल्व होने में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म और ये जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ये सब डेवलप हुआ। बस इतना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड सोशोलॉजी में, और बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रहते हैं, ओके, बाय बाय।